हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका आपका नाम क्या है, विलयन। इसमें हमने बहुत सारी विलयनों के प्रकार, विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए उनके मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब हमने पढ़ लिया। इसी के साथ साथ हमने आपका अभी पिछले वीडियो पे आपने परासरण दाब के बारे में पढ़ा था, मोलर हिमांक के बारे में पढ़ा था, हिमांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये और राउल्ट का नियम पढ़ा था। अब आज हमको पढ़ना है परासरण से संबंधित कुछ परिभाषित शब्दों के बारे में, जैसे परासरण हो गया, विसरण हो गया, इनके बारे में, और तनु विलयनों के सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? तनु विलयनों के सिद्धांत के बारे में। और ये विलयन कितने प्रकार के, जैसे अतिपराश्री विलयन, पराश्री विलयन, समपराश्री विलयन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें ये परासरण की परिभाषा क्या बताएंगे, परासरण किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का गमन करना क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। अर्थात अगर हम चूंकि विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं तो विलयनों से संबंधित देखिए क्या बताएंगे, किसी भी विलयन में अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का गमन करना क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। या फिर आप साधारण रूप से बता सकते हैं, किस विलयन के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होना, गमन करना, क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। जैसे किशमिश का फूलना, आप एक किशमिश को जल में डाल दें तो फूल कर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, आपका परासरण का उदाहरण कहलाता है। और ऐसे बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजों का फूल जाना, ये अंतःपरासरण का उदाहरण कहलाता है। ठीक, ऐसे आता है आपका विसरण। विसरण की परिभाषा क्या बताएंगे, विसरण किसे कहते हैं, तो सेम इसी का उल्टा, परासरण का उल्टा क्या बताएंगे कि अधिक सांद्रता से, कहां से? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन करना क्या कहलाता है, आपका विसरण कहलाता है। तो ये बन जाएगा। अब इसी का एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपने अगरबत्ती देखी, अगरबत्ती देखी ना सबने, तो अगरबत्ती को आप एक कमरे के किसी कोने में लगा दो, उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। या फिर आप एक परफ्यूम की बोतल ले लो, अब उसमें परफ्यूम की बोतल में आप जब तक परफ्यूम उसको बोतल के अंदर है तो उसकी सुगंध बोतल के अंदर ही रहेगी ना, और जैसे ही आप उसे अपने ऊपर स्प्रे कर लें तो उसकी सुगंध क्या होगी, उतनी हमको महसूस नहीं होगी, लेकिन सामने वाले को तो महसूस होती कि इसने स्प्रे लगा के रखा है। तो ये इसका विसरण का उदाहरण, अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन करना क्या कहलाता है, विसरण। अब ऐसे हमने परासरण दाब पढ़ा था, तो आइए परासरण दाब मापने की विधि जानते हैं कि परासरण दाब कैसे मापते हैं। तो देखिए आइए जानते हैं परासरण दाब के मापन के संबंध में। तो परासरण दाब को मापने के लिए सर्वप्रथम आपके जर्मन के दो वैज्ञानिक थे जिन्हें हम बार्कले तथा हार्टले, ये दो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने परासरण दाब मापने का एक यंत्र बनाया जिसे हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं परासरण दाब का मापन। इस परासरण दाब को मापने के लिए सर्वप्रथम बार्कले तथा हार्टले, यह दो वैज्ञानिकों ने एक यंत्र का निर्माण किया जिसकी सहायता से किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता। तो उसमें उन्होंने एक पात्र लिया, एक पात्र पर उन्होंने बीच पर क्या ली, एक नलिका ली जहां पर क्या भर दिया, उन्होंने जल भर लिया। क्या भर लिया? जल। और उसके ऊपर नीचे यहाँ पर उन्होंने क्या भर लिया, विलयन भर दिया। और विलयनों के मध्य और उस जल के मध्य क्या लगा दी, एक उन्होंने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी? अर्धपारगम झिल्ली। ये एक अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है जो काहे की बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। काहे की बनी होती है? कृत्रिम रूप से यह Cu2
कोष्टक में Fe और Cl 6 ये काहे की बनी होती? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी कृत्रिम झिल्ली होती है वह अर्थात कृत्रिम परासरण अर्धपरागण झिल्ली होती है, काहे की बनी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की। और यहाँ पर उन्होंने एक जल कुंड लिया जिसमें उन्होंने जल भर लिया। क्या भर लिया? जल भर लिया। और जल भरकर उसमें एक टीप लगा दी, टीप जिसकी सहायता से पानी को अधिक या कम किया जा सकता था, जिसमें उसके बहाव को रोका या बढ़ाया जा सकता। इसमें एक क्या लगा होता है? दाब मापी लगा होता है। क्या लगा होता है? दाब मापी। दाब मापी लगा होता है। इस पर एक क्या लगा होता है? पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? पिस्टन। ठीक है। और ये क्या कहलाती है? आपकी केस नलिका कहलाती है। क्या कहलाती है? केस नली। केस नली लगी होती है और यहां पर क्या है? शुद्ध जल भरा होता है। क्या भरा होता है यहाँ पे? आपका शुद्ध जल। शुद्ध जल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? विलायक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विलायक। तो ये आप इतना बता सकते हैं। और देखिए बच्चों, जैसे परासरण दाब का मापन, तो इस विधि द्वारा क्या किया जा सकता है? परासरण दाब को मापा जा सकता है। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? इसमें बाहर देखते हैं कि जब हम यहाँ से जल छोड़ते हैं तो यहाँ से अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से ये जल के अणु कहाँ पर जाने लगते हैं? विलयन में जाने लगते हैं। कहाँ पे जाएंगे बच्चों? विलयन पे जाने लगेंगे। ठीक है। अब ये विलयन में जाएंगे तो चूंकि हमने परिभाषा पढ़ी है परासरण की कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का गमन करना या विलायक के अणुओं का गमन करना, तो चूंकि हमारे जल की सांद्रता क्या है? कम है और विलयन की सांद्रता क्या है? अधिक है। तो इसके आधार पर आप बताएंगे कि जल के अणु क्या होने लगेंगे? विलयन में प्रवेश करने लगेंगे। विलयन में प्रवेश करने लगेंगे तो केशिका नली में उपस्थित जल का मापांक क्या हो जाएगा? घटने लगेगा, जिससे हम उसका प्रारंभिक मान भी ज्ञात कर लेंगे और अंतिम मान भी ज्ञात कर लेंगे। जब ये जल के अणु कहां पर? आपके विलयन पर प्रवेश कर जाते हैं, तब पिस्टन की सहायता से, किसकी सहायता से बच्चों? पिस्टन की सहायता से, पिस्टन की सहायता से वह न्यूनतम दाब लगाते हैं। क्या लगाएंगे? इतना न्यूनतम दाब लगाएंगे कि विलयन में उपस्थित विलायक के अणु पुनः कहां पर आ जाए? जल पर आ जाए, अर्थात विलायक में आ जाए। और हम देखते हैं कि उसका जल जो होता है तब तक उतना दाब लगाते हैं जब तक वो पूर्वावस्था में ना आ जाए। तब कब तक उसमें दाब लगाएं बच्चों? जब तक कि उसपे उसका केशिका नलिका पे उसका जल पूर्वावस्था में ना आ जाए, तब तक उसमें इतना दाब लगाया जाएगा। दाब लगाने के पश्चात हम देखते हैं कि कितना दाब लगाया गया। तो दाब मापी में हम उसका हमारे द्वारा लगाया गया दाब भी मापा जा सकता है। और इसके अगर हम इस विधि का प्रयोग पढ़ें कि इस विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इस विधि की सहायता से क्या किया जा सकता है? आसानी से और कम समय में किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है ना। तो आप ये बता सकते हैं, इसे हम अपने द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अर्धपरागम झिल्ली फटने का खतरा बहुत कम होता है। तो आइए देखते हैं ये अर्धपरागम झिल्ली का एक समीकरण। जैसे ये आपका, जब आप कॉपर सल्फेट की क्रिया काहे के साथ कराते हैं? आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। किसके साथ कराएंगे? पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ CN6 कोष्टक 1 क्रिया कराएंगे, तब हमें क्या क्या प्राप्त होगा? तो देखिए यहां पर आपको क्या बनेगा? कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या बन जाएगा आपका? कॉपर फेरोसाइनाइड Fe कोष्टक में CN6 कोष्टक 1
और क्या क्या बचा देखो बच्चों, यहाँ पर आपका सल्फेट बचा और पोटेशियम बचा। तो कितने पोटेशियम है आपके? 4। तो हमने ये रख लिए। अब हमारे पास सल्फेट आयन कितने हैं? 2 हैं। तो 2 हैं तो यहाँ पर क्या लिखोगे? SO4। ये क्या हो गया आपका? पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉपर फेरोसाइनाइड, जो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। अर्थात यह अर्धपारगम झिल्ली कृत्रिम रूप से अर्धपारगम झिल्ली का बना होता है। तो इसे आप ये बता सकते हैं। आइए अब जानते हैं तनु विलयनों के सिद्धांत के बारे में। ये तनु विलयन का सिद्धांत, तनु विलयन का सिद्धांत क्या बताएंगे? इस नियम का या इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1877 ईस्वी में, कब? आपके 1877 ईस्वी में किसने किया था? वॉन डे हॉफ ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार तनु विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलेय वाष्प अवस्था में डालेगा। अर्थात जबकि उसका आयतन व विलयन के ताप व आयतन के समान होता है। तो क्या बताओगे? तनु विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब क्या आपने परिभाषा पढ़ी है? परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलेय वाष्प अवस्था में, अर्थात जब कोई किसी पदार्थ को विलेय पदार्थ को हम विलायक में घोलते हैं, तो उसके दौरान जो वाष्प अवस्था द्वारा विलयन की सतह पर वाष्प दाब लगाया जाता है उसे, जबकि उसका आयतन व ताप विलयन के ताप व आयतन के समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका तनु विलयन का सिद्धांत कहते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात पाई V बराबर nRT, या इसी को आप कैसे लिख सकते हो? जैसे जहां पर पाई बराबर n/V RT, या तो देखिए पाई V बराबर nRT, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? पाई V बराबर n/VRT, या पाई बराबर CRT। ये आपका क्या कहलाता है? तनु विलयनों का सिद्धांत कहलाता है। जहां देखिए, जहां आपका n बराबर क्या कहलाता है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और V बराबर क्या कहलाएगा? आयतन, और आपका R बराबर क्या कहलाएगा? परम ताप, R बराबर क्या कहलाएगा? आपका स्थिरांक, क्या कहलाएगा? स्थिरांक। इसी को हम गैसीय स्थिरांक भी कह सकते हैं। और T बराबर क्या कहलाएगा? आपका परम ताप, क्या कहलाएगा? परम ताप, ये आप बता सकते हैं। और C क्या कहलाएगा? आपका मोलर स्थिरांक, C क्या कहलाएगा? आपका मोलर स्थिरांक, मोलर स्थिरांक। ठीक है, बन जाएगा इतना। तो ये आपका तनु विलयन का सिद्धांत। आइए अब जानते हैं उत्क्रम परासरण के बारे में। किसके बारे में? उत्क्रम परासरण किसे कहते हैं? उत्क्रम परासरण की, या इसी को हम विपरीत परासरण भी कहते हैं, या इसी को हम प्रतिलोम परासरण भी कहते हैं। तो आइए इसके बाद ये विपरीत परासरण क्या बताएंगे? यदि किसी विलयन में उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलयन में उपस्थित विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक की ओर क्या होने लगते हैं? गमन करने लगते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विपरीत परासरण या प्रतिलोम परासरण, इसी को उत्क्रम परासरण भी बोलते हैं। तो देखिए क्या बताएंगे? विपरीत परासरण, यदि किसी विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तब विलयन में से विलायक के अणु शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लगते हैं। उसे हम क्या कहते हैं?
प्रतिलोम परासरण या उत्क्रम परासरण या विपरीत परासरण कहते हैं। तो देखिए इसका एक चित्र है, जैसे आपके पास एक ये चैम्बर है, ये पात्र है, इसमें एक आपकी क्या लगी है, अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। क्या लगी हुई है, अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। अब इसमें एक नलिका की सहायता से इतना न्यूनतम दाब लगाया जाए, एक पिस्टन की सहायता से, यहां पर ये क्या भरा हुआ है आपका, विलियन। क्या भरा है, विलियन। ये क्या कहलाएगी आपकी, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपरागम झिल्ली। ये क्या कहलाएगी आपकी, अर्धपरागम झिल्ली। और यहां से ये क्या कहलाएगा आपका, जल या विलायक। और यहां पर क्या भरा हुआ है आपका, विलायक, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, शुद्ध जल। ये यहां पर भरा हुआ है। तो क्या कह रहा है, प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण कि किसी भी विलयन में दिए गए परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलयन में उपस्थित विलायक के अणु शुद्ध विलायक में जाने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका विपरीत परासरण या आपका प्रतिलोम परासरण या उत्क्रम परासरण कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र दर्शा सकते हैं, विपरीत, या इसी को हम क्या कहते हैं, उत्क्रम परासरण, उत्क्रम परासरण। ये तो आप ये तीनों नाम याद रखिएगा, उत्क्रम परासरण, विपरीत परासरण और प्रतिलोम परासरण। तो ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। अब इसी से संबंधित कुछ और परिभाषित शब्द जैसे जान लेते हैं, जैसे समपराश्री विलयन, अतिपराश्री विलयन और अल्पपराश्री विलयन। तो समपराश्री विलयन क्या कहलाता है, ऐसा विलयन जिसमें जिसका परासरण विलयन, जिसके विलयन का परासरण दाब और दिए गए परासरण दाब क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समपराश्री विलयन कहते हैं। ऐसे क्या होता है, अल्पपराश्री विलयन, ऐसे विलयन जिसमें दिए गए परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब दिए गए परासरण दाब से अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका अतिपराश्री विलयन कहेंगे। और इसी प्रकार आपका आता है समपराश्री विलयन। तो समपराश्री विलयन की परिभाषा क्या, समपराश्री नहीं, आपका अल्पपराश्री विलयन। क्या बताएंगे, अल्पपराश्री। तो अल्पपराश्री विलयन में क्या बताएंगे, ऐसा विलयन जिसमें दिए विलयन का परासरण दाब दिए गए परासरण दाब से कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका अल्पपराश्री विलयन कहते हैं। तो ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको जो भी जहां जो समस्याएं हैं उसे आप हमें बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कुछ बता करके हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट लिख करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और जहां जो चीज आपको कभी भी कोई समस्या आती है तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।